Morning, all of you. Once again, another class of business environment where we are going to discuss privatizations. Earlier, we discussed liberalizations. Now, we are going to discuss what is privatizations. तो प्राइवेटाइजेशंस की जब हम बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशंस को हिंदी में बोला जाता है निजीकरण। तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं निजीकरण से आशय एक ऐसी औद्योगिक इकाई को है जिसमें निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है राइट्स। तो ये भी कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा अपने सिक यूनिट्स को किसी निजी दे देना, निजी हाथों में दे देना निजीकरण कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल इन एन इकोनॉमी व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशंस। सो प्राइवेटाइजेशंस बेसिकली was introduced during the 18th by राजीव गांधी। निजीकरण जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो राजीव गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गेव एक्चुअल स्पीड बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जब हम प्राइवेटाइजेशंस की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, तो जो राइट्स होता है ऑपरेशंस को करने का, प्रोडक्शन करने का, मैनेज करने का, कंट्रोल करने का, वो एक इंडिविजुअल के द्वारा होता है। तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति आई। इस नीति को इंट्रोड्यूस किया गया था राजीव गांधी के द्वारा और पीवी नरसिम्हा राव ने इसे इम्प्लीमेंट किया था। बात कर लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन है क्या। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ओनरशिप, मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स को। एंड वी कैन से दैट इन शॉर्ट इन अ प्राइवेटाइजेशंस ऑल द प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स। सो ट्रांसफरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स रिप्लेसिंग गवर्नमेंट मोनोपोली। निजीकरण के द्वारा जो सरकार की एकाधिकार की पॉलिसीज़ थी उसको ख़त्म किया गया। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकार ने बहुत सारी कंपनीज़ का निजीकरण कर दिया। निजीकरण का मतलब है कि जो प्रोडक्शंस है, जो ऑपरेशंस है, इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ एक इंडिविजुअल्स के हैंड में दे दी ताकि क्वालिटी और इनोवेशंस को ध्यान में रखा जा सके गुड्स के प्रोडक्शंस में। इट मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर्स। इसका मतलब ही है कि ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना, मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र करना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से प्राइवेट सेक्टर्स में। आइए बात करते हैं आउट ऑफ 16 इंडस्ट्रीज 6 इंडस्ट्रीज आर नॉट रिजर्व ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। कौन कौन ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको रिजर्व रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा अपने हाथों में? सिगरेट्स, ऑटोमेक एनर्जी, इंडियन रेलवेज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड हैजार्डस केमिकल। जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं तो जो 16 इंडस्ट्रीज़ थी उस 16 इंडस्ट्रीज़ में 6 इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंस गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, बाकी सभी का निजीकरण कर दिया। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइवेटाइजेशंस का। प्राइवेटाइजेशंस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टू द इनफ्लो ऑफ एफडीआई। प्राइवेटाइजेशंस के माध्यम से बड़ी मात्रा में फॉरेन रिजर्व आया, फॉरेन विदेशी विनिमय आया इंडिया में। प्राइवेटाइजेशन एम एट प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग बेस टू इनफ्लो ऑफ एफडीआई। Increased flow of FDI improve the financial strength. When privatization take place in 1991, a huge amount of inflow of FDI came and the condition of economy is improved and the efficiency of public sector undertaking also improved. The efficiency of PSU was improved by giving them the autonomy to make decisions. The government has given the private sector undertaking complete rights to take their own decisions. The government is not going to interfere.
प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो कंडीशंस थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वो भी इम्प्रूव हुई, और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने अपनी कुछ कंपनीज का निजीकरण किया। निजीकरण करने के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें राइट दे दिया डिसीजंस लेने का, जिसके माध्यम से उनके कार्य करने की दक्षता और कुशलता में इम्प्रूवमेंट आया। सम कंपनी वी आर गिवन अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ नवरत्न एंड मिनी रत्न। कुछ कंपनीज को सरकार के द्वारा नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज का नाम दिया गया। अगर हम नवरत्न कंपनीज की बात बताते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भारत की नवरत्न कंपनी है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, GIC, so these all are the companies are Navratnas. Now we talk about method of privatization. See, we having a certain method of privatization. जब प्राइवेटाइजेशन आया तो प्राइवेटाइजेशन में कुछ सर्टेन मेथड हैं जिसके माध्यम से बाहर की कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन रिजर्व बढ़ा, FDI आया। पहला उसमें फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में क्या किया जाता है? फ्रेंचाइजी में एक गवर्नमेंट होती है वो दूसरी नेशंस की कंपनीज को राइट दे देती है कि दे कैन ओपन देयर रिटेल आउटलेट। वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बाहर की कंपनीज को ये राइट दे दिया जाता है कि वो अपने रिटेल आउटलेट ओपन कर सकते हैं अदर कंट्रीज में। लीजिंग मीन्स दैट गिवन द कंप्लीट अथॉरिटी फॉर 25 ईयर्स, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लीज पे दे देती है बाहर की कंपनीज को। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है द गवर्नमेंट मेक MAU, गवर्नमेंट के माध्यम से दूसरी गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, जिसके माध्यम से एक कंपनी दूसरी कंपनी के संग ये टाई अप करती है कि वो इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर द कॉन्ट्रैक्ट इज फिनिश। जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस इज बेसिकली work on the basis of contract. Now we talk about disinvestment. Disinvestment means where the government sell some part of their PSU to इंडिविजुअल, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है अपने पार्ट्स को बेच देती है और एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये राइट दे देती है, दे कैन ऑल्सो टेक दी शेयर्स इन दैट कंपनी। इट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये सारी मेथड है जिसके माध्यम से निजीकरण पॉसिबल हुआ। बात कर लेते हैं सेल ऑफ एंटायर एंटिटी कि सेल ऑफ एंटायर एंटिटी होती क्या है। द गवर्नमेंट सेल द एंटायर पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर। इसमें जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पूरा पार्ट प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट के माध्यम से जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनके IPO निकाले जाते हैं। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वेयर दी पब्लिक हैव राइट्स टू सब्सक्राइब दी शेयर्स। यहाँ पे पब्लिक के पास राइट्स होता है कि वो भी गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं उसको सब्सक्राइब कर सकती है। इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट इशू शेयर्स टू द पब्लिक ऑफरिंग टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्टेक्स, जिसके माध्यम से जो गवर्नमेंट का शेयर्स होता है वो कम हो जाता है। मैनेजमेंट कंट्रोल, though not the private company, the government transfer the management control to the new company to make it more accountable. प्राइवेट कंपनी के माध्यम से द गवर्नमेंट ट्रांसफर द मैनेजमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, जो मैनेजमेंट होता है वो ट्रांसफर कर देती है नई कंपनी को, और नई कंपनी क्या करती है, अकाउंटेबल होती है। तो गवर्नमेंट के माध्यम से जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को भी, मैनेजमेंट की पावर भी नई कंपनी को दे दी जाती है, और वो नई कंपनी ही अकाउंटेबल होती है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हैव द फर्स्ट चॉइस टू बाय द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्हेन दे आर पुट फॉर सेल्स। देखिए, हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉयज़ के पास भी अधिकार होता है जब कंपनी के द्वारा शेयर्स बेचे जाते हैं। द एम्प्लॉय हैविंग ऑल्सो द राइट्स टू बाय द शेयर्स in case of public limited company as well as private limited company when they are put for sale। जब शेयर्स बेचे जाते हैं जब, तो एम्प्लॉय के पास भी राइट्स बनता है कि वो कंपनी के शेयर्स को खरीदे।
बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए, बीएससी वॉज प्राइवेटाइज, टुडे इट इज़ ओन्ड बाय रिलायंस एनर्जी। अगर हम बीएससी की बात करेंगे तो बीएससी दिल्ली में आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में है, मुंबई में मिल जाएगी। तो इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया और इसको अब ऑपरेट किया जाता है रिलायंस एनर्जी के माध्यम से। टेलीकॉम कंपनी नाउ आर ओन बाय प्राइवेट कंपनी। पहले हम बात करते थे, मेन दो ही कंपनी हुआ करती थी, MTNL, BSNL। वी हैव सीन दैट देयर नंबर ऑफ टेलीफोन कंपनीज आर देयर, सो गवर्नमेंट ऑल्सो प्राइवेटाइज टेलीफोनिक कंपनीज। Hindustan and Bharat Petroleum planning to be a part of Oman Oil Company to have a great supply of oil to India in a lower price। हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम जो है उनकी भी प्लानिंग है कि वो ओमान ऑयल कंपनी का पार्ट बन जाएंगी एंड दे विल सप्लाई द ऑयल टू ऑल ओवर इंडिया एट अ लोअर प्राइस। दैट इज ऑल्सो द part of privatizations where Hindustan and Bharat Petroleum want to become the part of Oman oil companies। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। देखिए, प्लानिंग हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेटाइजेशंस के माध्यम से प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के माध्यम से गवर्नमेंट अपने बर्डन को कम करती है, बिकॉज द गवर्नमेंट गिव द राइट्स टू द इंडिविजुअल सो दैट ही कैन मैनेज द प्रोडक्शन, ही कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन, तो द बर्डन of the government can be reduced. It will help profit making public sector unit to modernize and diversify their business। गवर्नमेंट के माध्यम से उन सारे पब्लिक सेक्टर्स को जो प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तो उनके पार्ट को बेच दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनी इज बेसिकली अ सिक यूनिट। ये कंपनी सिक यूनिट थी। पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसका निजीकरण कर दिया, जो प्रोडक्शंस था वो इंडिविजुअल हैंड में दे दिया, लेकिन बट स्टिल दैट एंटरप्राइज इज नॉट सस्टेनिंग प्रॉफिट। उसके बावजूद भी इस कंपनी के द्वारा प्रॉफिट को अर्न नहीं किया गया, तो कंपनी को गवर्नमेंट क्या करती है, तो बेच देती है या बंद कर लेती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाता है और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में। इट विल हेल्प इन मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट मोर कॉम्पिटिटिव। प्राइवेटाइजेशंस का पहला रूल ये है कि गवर्नमेंट फोकस करती है कि वो पब्लिक सेक्टर्स को कॉम्पिटिटिव बनाए। जो ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, जिससे एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनको देखे। बट गवर्नमेंट के माध्यम से जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है, उनको प्रतिद्वंदी बनाया जाता है, ताकि वो प्राइवेटाइज से कंपटीशन कर सकें। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस मेकिंग। द डिसीजंस आर फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, दैट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव एंड द डिसीजंस आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करते हैं तो डिसीजंस बेसिकली बेस हो सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे, लेकिन प्राइवेटाइजेशंस पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल फ्री होता है, ही कैन टेक एनी काइंड्स ऑफ डिसीजंस, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस is there। That's why we can say that privatized are more competitive, public companies are not more competitive। It encourages the new innovation without any restrictions। Through privatizations, the company focus on their strength and they can build their image in the market। प्राइवेटाइजेशंस के माध्यम से जो कंपनीज हैं वो नया नया इनोवेशंस करती हैं, क्योंकि किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट सैमसंग। सी वी ऑल नो व्हेन सैमसंग एंटर इनटू द फील्ड दे हैव ओनली अ मोबाइल फोन, एंड लेटर ऑन सैमसंग एंटर इनटू द काइंड्स ऑफ segments, laptop, then refrigerator, TV, LCD, LED, then washing machines, and then microwave। So when we talk about privatizations, through privatizations a private company can encourage their new innovations without any restrictions। Industrial growth can be possible in privatizations because the individual, the owner are free to take their decisions, there is less involvement of government।
increase the foreign investment. With the privatizations, the foreign reserve can be increased, the huge amount of investment can be coming into the India. जब प्राइवेटाइजेशंस की नीति आई तो इंडिया में बड़ी अमाउंट पे बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट हुआ, और जिसके माध्यम से विदेशी विनिमय भी बढ़ा, और विदेशी विनिमय के साथ साथ जो विदेशी रिजर्व था उसमें भी बढ़ोतरी हुई। प्राइवेटाइजेशंस के माध्यम से the company increase their efficiency through adoption of latest technology, because when we talk of privatizations, in terms of privatization, in terms of liberalization, privatization, globalizations, we can import the technology as well as so that we can improve our product strength. Next we talk about disadvantage. Industrial sickness. Widespread industrial sickness in India is a glaring example because 35,366 करोड़ वेयर आउटस्टैंडिंग। जब अब इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो बीमार हो गई, जो सस्टेन नहीं कर पाई व्हेन प्राइवेटाइजेशन एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। लैक ऑफ वेलफेयर अंडर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट एंटरप्राइज आर कीन टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन दोज इंडस्ट्री इन विच मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज वेरी हाई। जब प्राइवेटाइजेशन एंटरप्रेन्योर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दे ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट, दे डिड नॉट फोकस ऑन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, दे स्पेशली टारगेट अ हाई क्लास ऑफ कस्टमर। द वेलफेयर इज इग्नोर, जो वेलफेयर होता है जो पब्लिक का, सोसाइटी का, उसको इग्नोर कर दिया जाता है बिकॉज दे बेसिकली टारगेट अ स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट, class struggle. Capitalistic entrepreneur and labor have conflicting interests that have adversely affect smooth functioning of the economy. In privatizations, the entrepreneur are struggling because there is a conflict between the management and labor, because in these situations they basically adversely affect the functioning of the economy, and when owner is emphasizing that we have to do the production in 24 hours, the labor are not agree with them, so they having a clash. In that cases, this is the disadvantage of privatizations. Increase inequality. Privatization give rise to increased inequality and it result in concentration of economic power. It help large industries to grow further and small industry further suffer. When we talk about privatization, when in India economic policy took place in 1991, the small business, the medium class industry are vastly affected because in privatization mostly MNCs company enter into the Indian market and they basically destroy the domestic market because they are charging lower price and they are doing their mass productions. On that basis, the domestic business is going to be worse. Opposition by employee. Trade union in India oppose privatization of public enterprise. It will lead spread unemployment. जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके द्वारा भी अपोज किया गया प्राइवेटाइजेशंस का, बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके माध्यम से बेरोजगारी उत्पन्न हुई. प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग. प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट मैनेज लार्ज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे हैव टू ऑल्सो पे टू दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को भी उन्हें पे करना होता है व्हेन दे आर बाइंग द शेयर्स. पब्लिक सेक्टर कैन नॉट मैनेज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय हिमसेल्फ. Public sectors also having the same situations when they are not acquiring the profit, when they are not earning the profit, in that cases they become sick. So private sector also having a financial problems to buy public sectors. Problem and employment. When privatizations took place, mostly MNCs company enter into the market and they need a skilled employee. For that cases, in India, we do not have enough amount of skilled employee and we did not have a sophisticated technology. In that cases, the problem of employment can be arises. Ignore the weaker sections. Entrepreneurs are more inclined to produce goods that cater to luxurious and comfort need of weaker section are ignored. प्राइवेटाइजेशंस में जो एंटरप्रेन्योर थे उनके द्वारा इग्नोर किया जाता था बेसिक कस्टमर्स की
रिक्वायरमेंट को, दे बेसिकली टारगेट द रिच people. That's why in privatizations the weaker section are suffered lot. Private sector ignorance the national impotence. Private sector works only for profit matter, so this sector does not enter in such area in which profitability is low. Private sectors के द्वारा private sectors profit के लिए ही काम करते थे and they does not enter in such area in which profitability is low. प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा उसी जगह बिजनेस किया जाता था जहाँ पे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती थी. दे डिड नॉट एंटर दैट एरिया वेयर द प्रॉफिटेबिलिटी आर लो. दैट इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशंस. थैंक यू क्लास.